हेलो, गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे हाइपर कंजुगेशन का, कि हाइपर कंजुगेशन कहाँ-कहाँ होता है, क्या कंडीशन है हाइपर कंजुगेशन होने का। लास्ट एक क्वेश्चन में छोड़ दी थी प्रीवियस लेक्चर में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी था। तो आज उसको पहले कंप्लीट करते हैं, फिर एप्लीकेशन की बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ओके, तो ऐसा कोई क्वेश्चन था एक, यहाँ पे CH2 था, CH2 पॉजिटिव है ये। ओके, कुछ ऐसा ग्रुप लगा हुआ था यहाँ पे। सेकंड कुछ ऐसा था, बी कुछ ऐसा था, CH2 पॉजिटिव यहाँ पे भी था। सी के केस में कुछ ऐसा था, यहाँ भी CH2 पॉजिटिव था और ये क्या बना हुआ था, कुछ ऐसा बना हुआ था। डी के केस में कुछ ऐसा था, CH2 पॉजिटिव यहाँ पे लगा हुआ था। ई के केस में कुछ ऐसा था कि यहाँ भी CH2 पॉजिटिव था और यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रुप लगा था, एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ था। ओके, तो ये सारे प्राइमरी कार्बोकेटायन है और सारे में रेजोनेंस है। इसके बेसिस पे तो मैं इसका स्टेबिलिटी नहीं बता सकती, सारे का रेजोनेटिंग फॉर्म बनाती हूँ कि क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो एक एक का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाती हूँ। मुझे पता है कि जब भी ये रेजोनेंस करेगा तो कहाँ कहाँ किस किस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक तो ऑर्थो पे आता है और पैरा पे आता है। सारे केस में ऑर्थो और पैरा पे आएगा, मेटा पोजीशन पे कहीं पे नहीं आएगा। तो अगर ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। सारे केस में ऑर्थो पे आएगा, ऑर्थो पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा है जिससे मुझे स्टेबिलिटी का पता चले। लेकिन अगर मैं पैरा पे लगाती हूँ तो A B C और डी के केस में, पैरा के केस में ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ है जिससे मुझे स्टेबिलिटी मिल रहा है। डी के केस में ना ऑर्थो पे लगा है ना पैरा पे लगा है, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता है कोई स्टेबिलिटी फैक्टर है। तो मैं एक बार चेक करती हूँ पैरा वाला ही बना के। बाकी अगर किसी को दिक्कत होगा बनाने में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो मैं एक एक को क्लियर करूंगी, एक एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बताऊंगी। एंड ए, ओके, तो मैं बनाती हूँ डायरेक्ट पैरा वाला। तो कुछ पैरा वाला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ CH2 आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। बी के केस में क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। सी के केस में भी वही होगा कि क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। डी के केस में क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज या तो ऑर्थो पे रहेगा या तो पैरा पे रहेगा। सारे में पैरा पे लगाए हैं तो यहाँ पे भी पैरा पे लगा लेते हैं। तो इससे मुझे कोई बेनिफिट तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे CH2 हो जा रहा है। ई के केस में क्या है कि कुछ ऐसा बन रहा है कि यहाँ पे OH ग्रुप लगा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा इसका। अब मुझे स्टेबिलिटी का पता चलेगा कि ये एडजेसेंट कार्बन है, यहाँ ये एडजेसेंट कार्बन है, ये भी एडजेसेंट कार्बन है, बट ये क्या है, sp2 है। यहाँ पे ये एडजेसेंट कार्बन में जो sp3 है, यहाँ पे कोई एडजेसेंट कार्बन नहीं है, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में रखेगा। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, मेजोमेरिक लग रहा है, मेजोमेरिक इफेक्ट। जहाँ भी मेजोमेरिक इफेक्ट लगता है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कराता है एज कम्पेयर टू हाइपर कंजुगेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, रेजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन, यहाँ भी रेजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन, यहाँ भी रेजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस लग रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट। तो ई जो है ज्यादा स्टेबल, एक सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ये एडजेसेंट कार्बन है, ये एडजेसेंट कार्बन है। ठीक है, तो 1 2 3 से बॉन्ड बना लिए तो एक अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे 1 2 से बॉन्ड बनाया तो ये एडजेसेंट कार्बन जो है वहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे ये एडजेसेंट कार्बन है जो उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है।
तो मुझे पता चला कि ई तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, और ये चारों में देखा जाए तो ए बी सी में रेजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन है, बट डी के केस में क्या हो रहा है, सिर्फ रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस दो जहाँ पे फैक्टर लगेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो अब ये तीनों में देखते हैं कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। सी ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, फिर बी होगा क्योंकि क्योंकि यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, देन ए होगा, देन डी होगा। ये हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटायन। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये तो कल लेंदी लग रहा था थोड़ा सा, तो इसलिए इसको स्किप कर दिए थे। तो हम आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटायन। हम कार्बोकेटायन में हाइपर कंजुगेशन देखते हैं। ओके, सबसे पहले इसमें क्या होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे डिहाइड्रेशन कहते हैं ना कि इनको डिहाइड्रेशन हो गया है, मतलब वाटर की कमी हो गई है। जहाँ से हम वाटर को रिमूव करेंगे उसी को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। वाटर कब रिमूव होगा, जब कोई एल्कोहल ग्रुप लगा होगा तो एसिड से रिएक्शन करेंगे तो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल को ऐसा ग्रुप एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, अगर इसको एसिड से रिएक्शन कराते हैं H+ से, तो ये क्या होगा, लोन पेयर अपना अटैक करेगा इसके एसिड पे H+ पे, तो ये OH2 पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये क्या करता है अपना, ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, सॉरी ऐसे बॉन्ड रोटेट होगा ना, ये क्या करेगा, बॉन्ड इधर दे देगा अपना, तो कुछ ऐसा बनता है, बनेगा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव स्टेबल है, क्यों स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ये क्या है CH3 कुछ लगा होगा, यहाँ एडिशन पे कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये 3 अल्फा हाइड्रोजन से क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है। कार्बोकेटायन जब स्टेबल होता है तो वाटर इजिली रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन किस पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अगर कोई कंपाउंड और कोई कंपाउंड का में जो कार्बोकेटायन है, जितना ज़्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उसका डिहाइड्रेशन की पॉसिबिलिटी उतना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन उतना ही बढ़ जाएगा जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक सेकेंड, एक बार देखते हैं कोई कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा कंपाउंड है CH3 CH2 OH, CH3 CH2 सॉरी CH3, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है, OH ग्रुप लगा हुआ है, CH3 कार्बन, CH3 अब मुझे कैसे पता चलेगा कि किसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ज़्यादा है। ओके, एक सेकंड इसको देखें तो थोड़ा सा ही लिखे है ना, कहीं ऐसा तो नहीं इरेज हो गया हो कम। यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है, एक बार लिख देते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ओके, तो हमको देखना है कि कौन सा जल्दी किसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन फास्ट होगा। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, एसिड से रिएक्शन करा के इसके वाटर को रिमूव कराते हैं, तो क्या होगा, कुछ वाटर रिमूव हो जाएगा तो कुछ ऐसा बचेगा, यहाँ कार्बोकेटायन बचेगा,
यहाँ से वाटर रिमूव होगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बचेगा, यहाँ से वाटर रिमूव होगा तो कुछ ऐसा कार्बोकेटाइन बचेगा। तो मुझे पता है कि टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी देन प्राइमरी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, द थर्ड कंपाउंड इज मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है। यहाँ पे 3, 3, 6, 3, 4, 9 अल्फा हाइड्रोजन से यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन से हो रहा है, 6 अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। तो सी थर्ड वन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड देन फर्स्ट। ठीक, तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा? वही होगा, थर्ड का सबसे ज्यादा होगा, देन सेकेंड होगा, देन फर्स्ट होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी यही होगा और रेट ऑफ डिहाइड्रेशन भी, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन का भी यही होगा। ठीक है, या स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का भी यही ऑर्डर होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दैट कोई ऐसा क्वेश्चन है कि स्क्रॉल कर लेते हैं एक सेकंड। कोई ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है। सेकेंड के केस में क्या है कि यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड है। थर्ड के केस में क्या है कि यहाँ OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन कराएंगे दोनों में, तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ये ऐसा होगा। यहाँ के केस में क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज होगा, कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। इसके केस में क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा और यहाँ पे ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में है, कुछ रेजोनेंस ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसका कुछ। ठीक है, तो इसका ये जो पॉजिटिव चार्ज है रेजोनेंस में नहीं है, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं है। जब एडजेसेंट कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा तभी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। अगर बॉन्ड को इधर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ निगेटिव अगर पॉजिटिव आएगा तो भी ऐसा कुछ ब्रिज टाइप बन जाएगा। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, डबल बॉन्ड पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। बी तो सेम वैसे ही रहेगा। सी के केस में देखते हैं कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका क्या बनेगा, कुछ ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि सिर्फ क्या है, रेजोनेंस है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ हाइपर कंजुगेशन है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है न, ये एडजेसेंट कार्बन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये क्या है, sp3 होना चाहिए, sp2 है। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है और ये है, दोनों एडजेसेंट, ये एडजेसेंट कार्बन और ये एडजेसेंट कार्बन, दोनों अल्फा, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके केस में देखते हैं, यहाँ तो रेजोनेंस हो रहा है, पहले ही देखें, प्लस 3, 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन भी है, क्या है, हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है। ठीक, तो मुझे क्या पता चला, ए, बी और सी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, स्टेबल अगर ऑर्डर पूछा जाए तो कौन ज्यादा स्टेबल है, सी है। सी ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन दोनों लग रहा है। और ए और बी के केस में अगर देखा जाए, ए में रेजोनेंस है, बी में सिर्फ हाइपर कंजुगेशन है, ए में सिर्फ रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस को पहले प्रेफरेंस देते हैं, तो ए ज्यादा स्टेबल होगा देन बी। ये हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है। सेकंड है कि यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है। थर्ड के केस में यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है। इसका भी डिहाइड्रेशन कराएंगे तो क्या होगा, कहाँ कहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, करा के देख लेते हैं। तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, डिहाइड्रेशन कराने के बाद कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। सेकेंड के केस में क्या होगा कि कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा।
थर्ड के केस में पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ओके, अब देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन किसके केस में कितना है, ए, बी एंड सी, कितना अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एडजेसेंट कार्बन है एक और एक ये है, तो ये कितने से बॉन्ड बनाए, एक दो से बॉन्ड बनाया तो दो यहाँ पे है, ये एक दो तीन से बॉन्ड बनाया तो एक यहाँ पे है। ये देखते हैं, एक तो एक ये एडजेसेंट कार्बन है ये वाला, एक ये एडजेसेंट कार्बन है, एक ऊपर वाला भी एडजेसेंट कार्बन है, तो यहाँ तो तीन है क्योंकि एक से बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे एक दो से बॉन्ड बनाया तो दो है, एक दो से बॉन्ड बनाया तो दो यहाँ पे है। ओके, अब इसके केस में एडिशन कार्बन सिर्फ यही है, ये ऑलरेडी एक दो तीन से बॉन्ड बना चुका है, तो एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितने 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 7 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या होगा, बी इज मोर स्टेबल देन ए देन सी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर ऐसा कोई ग्रुप दे दिया, कुछ ऐसा ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पे OH ग्रुप यहाँ लग गया, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। ओके, सेकेंड है यहाँ पे कोई टर्शरी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, टर्शरी एल्कोहल लगा हुआ है। सी के केस में भी क्या है कि यहाँ पे कोई सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये क्या है, टर्शरी एल्कोहल है। सेम यहाँ भी बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी क्या है, टर्शरी एल्कोहल है। तो सबसे पहले हम इस सारे का क्या बनाएंगे, रेजोनेटिंग फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि सारे में टर्शरी एल्कोहल है। सारे को हम अगर डिहाइड्रेशन कराएंगे तो सारे में टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा, टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा। इससे हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ए ज़्यादा स्टेबल है कि बी कि सी कि डी। तो सबसे पहले मुझे रेजोनेटिंग फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो मुझे इतना दिख रहा है कि पैरा पोजिशन पे कोई कंपाउंड लगा हुआ है, कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो पैरा पोजिशन पे मुझे लाना पड़ेगा, पैरा पोजिशन वाला ही डायरेक्ट बनाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी हम कार्बोकेटायन का रेजोनेटिंग फॉर्म बनाएंगे तो या ऑर्थो पोजिशन पे आता है या तो पैरा पोजिशन पे आता है, तो डायरेक्ट पैरा वाला बनाते हैं। ओके, तो पैरा वाला कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे CH3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड कुछ ऐसा बनेगा। ओके, इसके केस में कुछ ऐसा बनेगा कि अगर इसमें प्रॉब्लम होगा तो कोई कमेंट करके बताएगा जिसको प्रॉब्लम होगी, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी। कुछ ऐसा बनेगा, पहले तो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ डिहाइड्रेशन के बाद यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, उसके बाद ये कंपाउंड बना हुआ है, ये ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। सेकेंड थर्ड के केस में देखते हैं क्या बनता है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। डी के केस में कुछ ऐसा बनेगा। ओके, सॉरी एक सेकेंड, OH ग्रुप निकल चुका है ना, तो कुछ ऐसा ग्रुप लगेगा। एक सेकेंड, इसको पूरा इरेज कर देते हैं, इसको फिर से लिखते हैं। तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, इसमें भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इसका एडजेसेंट कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये एडजेसेंट कार्बन है। ओके, इसके एडजेसेंट कार्बन पे ये जो एडजेसेंट कार्बन है sp3 तो है, बट 1 2 3 4 ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 से तो बॉन्ड बना चुका है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके केस में देखते हैं कि यहाँ पे कोई एडिशन कार्बन ही नहीं है, जब एडिशन कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो यहाँ पे भी कितना है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मुझे इतना तो पता चल गया कि जो ए है वो ज़्यादा स्टेबल है, फिर सी स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है। अब बी और डी में हम कैसे डिफाइन करेंगे कौन ज़्यादा स्टेबल है,
तो यहाँ पे हम बी के केस में देख रहे हैं, बी के केस में एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, बल्कि एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, जो क्या करता है, जो जिसका क्या काम है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ खींचता है, नेगेटिव चार्ज को देता है। तो नेगेटिव चार्ज देगा तो कुछ तो स्टेबलाइज करेगा एज कम्पेयर टू डी। तो बी इज मोर स्टेबल देन डी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया तब तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लेता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, ऑलरेडी पॉजिटिव है और फिर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा तो ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखें कि क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। जो एल्काइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। तो डी के केस में भी जीरो अल्फा हाइड्रोजन है, बी के केस में भी जीरो अल्फा हाइड्रोजन, बट यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है जो एक थोड़ा सा स्टेबल कर रहा है कंपाउंड को, ठीक। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा हो गया कार्बोकेटाइन का। अब स्टार्ट करते हैं हाइपर कंजुगेशन इन रेडिकल। हाइपर कंजुगेशन इन रेडिकल। ओके, ये भी क्या होता है, सेम एज कार्बोकेटाइन। ये किसकी तरह होता है, सेम एज कार्बोकेटाइन की तरह होता है। जैसे कार्बोकेटाइन में सारे रूल फॉलो होते हैं, वैसे यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन के तरह ही रेडिकल में भी हम हाइपर कंजुगेशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई प्राइमरी रेडिकल है और कोई सेकेंडरी रेडिकल है और कोई टर्शियरी रेडिकल है, तो विच वन इज मोर स्टेबल। यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कंजुगेशन कर रहा है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन का से हाइपर कंजुगेशन कर रहा है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कंजुगेशन कर रहा है। 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 6 है, यहाँ पे 3 6 और 9 है। तो सेम एक कार्बोकेटाइन की तरह होता है। यहाँ पे भी टर्शियरी रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, जिससे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। सेम उसी तरह यहाँ पे भी होता है। ओके, अब हम बात करते हैं, ये तो हम सब क्लियर हो गया होगा। हम बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। हम अब एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन देखते हैं कि एल्कीन में कैसे हाइपर कंजुगेशन होता है। सपोज दैट कोई कंपाउंड है ऐसा CH2, यहाँ पे H मानते हैं, ऊपर लिख लेते हैं यहीं पे CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है, कुछ इस तरीके से होता है कि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इधर देता है और ये क्या होता है, यहाँ पे इधर जाता है। ओके, तो कुछ ऐसा बनता है H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। इसी तरह ये तीनों हाइड्रोजन अलग अलग टाइम पे दे सकते हैं, 3 हाइपर कंजुगेशन इसका बन सकता है। फिर ये जो H प्लस कंपाउंड गैर आता है, ये क्या होता है, यहाँ पे आता है, तो कुछ इस तरह बनाते हैं H2C डबल बॉन्ड CH CH3। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक। तो ऐसे यहाँ पर एल्किन के केस में ऐसे हाइपर कंजुगेशन होता है। अब एल्किन की स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, कौन सा एल्किन ज़्यादा स्टेबल होगा, इसको कैसे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई ऐसा है, डबल बॉन्ड ऐसा है A, कोई डबल बॉन्ड ये B, C, D के केस में कुछ ऐसा है, E के केस में कुछ ऐसा है, ये A है, B है, C है, D है और E है। तो विच वन इज मोर स्टेबल। तो इसको भी हाइपर कंजुगेशन से देखेंगे। कैसे, यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसा होगा ना CH2 CH2, ऐसा ही होगा ना। तो यहाँ पे कोई एडजेसेंट कार्बन नहीं है, इस ग्रुप के कोई एडजेसेंट कार्बन नहीं। जब एडजेसेंट कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो यहाँ पे कितने 0 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके केस में देखते हैं, इसके केस में देखते हैं, यहाँ पे ये कार्बन जो है एडजेसेंट कार्बन है, इस कार्बन पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके केस में देखते हैं, ये एडजेसेंट कार्बन है, ये एडजेसेंट कार्बन है, ये डबल बॉन्ड के ये दोनों एडजेसेंट कार्बन है। एडजेसेंट कार्बन पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके,
वैसे इस पे देखते हैं कि ये एडजेसेंट कार्बन है, ये एडजेसेंट कार्बन है, ये भी एडजेसेंट कार्बन है, तो कितने हैं? 9 अल्फा हाइड्रोजन है। उसी तरह यहाँ पे भी देखते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है इसके एडजेसेंट ये है, एडजेसेंट ये है, एडजेसेंट ये कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन ये है, तो कितने हैं? 12 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। ओके, तो कितना हो गया यहाँ पे? स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाए? ई, देन डी, देन सी, देन बी, देन ए। ये किसका ऑर्डर हो गया? स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे, CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 और बी कंपाउंड कुछ ऐसा दे दे। अब पूछे कि विच वन इज मोर स्टेबल, ए ज़्यादा स्टेबल है कि बी ज़्यादा स्टेबल है। तो हम कैसे देखेंगे? इसका एडिशन कार्बन कौन कौन सा? ये है, ये है, ये है और ये है। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 8 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। यहाँ पे ये है, ये है, ये है और ये है। ये चारों कार्बन है। ये चारों कार्बन कितने हैं? 12 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, तो बी इज मोर स्टेबल देन ए। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा क्वेश्चन है, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर दिया, ठीक है, ए है और बी है, दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? तो इसका एडजेसेंट कार्बन, ये इसका एडजेसेंट कार्बन क्या है? ये है। यहाँ पे कितने कार्बन है? कितने हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका एडजेसेंट कार्बन ये भी है और ये भी है, तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना है? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? बी इज मोर स्टेबल देन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऐसा है, ऐसा है कुछ, ये ऐसा है। बी के केस में कुछ ऐसा है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है। सी के केस में क्या है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे है। अब पूछ रहे हैं विच वन इज मोर स्टेबल, ए, बी एंड सी। तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं। इसका एडिशन कार्बन कौन कौन सा है? ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो यहाँ तो 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे कितना है? 3 है। इसके केस में देखते हैं, ये है और ये है, तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। इसके केस में देखते हैं, एक ये है, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, क्योंकि 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। तो कितना है? 7 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे 5, सॉरी 4 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, 4 ही हाइड्रोजन है। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? ए, देन बी, देन सी। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं कि सपोज दैट कोई ऐसा क्वेश्चन दिया, डबल बॉन्ड का सिर्फ पोजीशन चेंज कर दिया। यहाँ डबल बॉन्ड है, अगर बी के केस में अगर डबल बॉन्ड को चेंज करके यहाँ कर दें, या फिर डबल बॉन्ड को यहाँ कर दें, डी के केस में हम डबल बॉन्ड डी के केस में हम डबल बॉन्ड क्या कर दें? यहाँ पे कर दें। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? विच वन इज मोर स्टेबल? तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं, ठीक है। तो एक ही केस में देखते हैं कौन कौन सा एडिशन कार्बन है। ये है, 2 है यहाँ पे, ये है, 2 यहाँ पे है। इसका एडिशन कार्बन ये भी है, 2 यहाँ पे, ये भी एडिशन कार्बन है, 2 यहाँ पे, ये भी एडिशन है, 2 यहाँ पे है, ये भी एडिशन कार्बन है, 2 यहाँ पे है। अब इसका देखते हैं कि एक तो ये एडिशन कार्बन है, 2 यहाँ पे, एक तो ये है, तो 1 2 3 से बॉन्ड बना चुका है, तो 1 यहाँ पे। ओके, अब इसका देखते हैं, एक तो ये एडिशन कार्बन है, ये भी एडिशन कार्बन है,
नीचे वाला भी एडजेसेंट कार्बन है, तो यहाँ पे 1 है। तो कितना है? 4 अल्फा हाइड्रोजन, 8 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बी का सब भी ज़्यादा स्टेबल होगा, देन डी होगा, देन ए होगा, देन सी होगा। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कुछ ऐसा क्वेश्चन है, डबल बॉन्ड CH3 CH3, और फिर या तो डबल बॉन्ड ऐसे लग जाए CH3 CH3, और सी के केस में कुछ ऐसा है, CH3 ऊपर है, एक CH3 नीचे है। तो इस केस में हम कैसे बताएंगे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे, कितना अल्फा हाइड्रोजन है, ए के केस में, बी के केस में और सी के केस में। तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं सबसे पहले। ए के केस में देखते हैं कि ये भी एडजेसेंट कार्बन है, ये एडजेसेंट कार्बन है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, यहाँ पे देखते हैं ये एडजेसेंट कार्बन है, ये भी एडजेसेंट कार्बन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, यहाँ देखते हैं ये भी एडजेसेंट कार्बन है, ये भी एडजेसेंट कार्बन है, तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, यहाँ पे तो हाइपर कंजुगेशन से नहीं हो पा रहा है, स्टेबिलिटी का नहीं पता कर पा रहे हैं। अदर फैक्टर देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। अगर इसका रेजोनेटिव, अरे कुछ हाइपर कंजुगेशन करा के देखते हैं, एक सेकेंड करा के देखते हैं। ओके, पहले क्या कराते हैं, पहले करा के देखते हैं कि कुछ ऐसा कंपाउंड दिया हुआ था CH3, इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं CH2H लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे देगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा कि CH3 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा एक एक इसमें। यहाँ पे भी कोई ऐसा एल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अगर कोई एल्काइल ग्रुप लगता तो इसको डिस्टेबलाइज करता, तो कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ है जो स्टेबलाइज, नो डिस्टेबलाइज, क्या है, नो डिस्टेबलाइज्ड लाइजेशन, नो डिस्टेबलाइजेशन बाय प्लस आई इफेक्ट। ओके, यहाँ पे कोई डिस्टेबलाइजेशन फैक्टर नहीं लगा हुआ है। बट अगर हम बी के केस में देखते हैं, कुछ ऐसा कंपाउंड है, क्या है, CH3 है, अगर हम इसको ओपन करके लिखें CH2 और H, तो ये H क्या करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर होगा, तो कुछ ऐसा बनेगा कि सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, CH3 अल्काइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज अपने तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा, लाइज बाय प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ये इंडक्टिव इफेक्ट में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस एक क्वेश्चन को बताने के लिए अभी बता रहे हूँ कि थोड़ा बहुत तो पता होगा इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, कि CH3 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। डोनेट का मतलब कि कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देता है, अपने तरफ पॉजिटिव चार्ज खींचेगा और जो कंपाउंड है उसको नेगेटिव चार्ज देता है। ऑलरेडी कंपाउंड के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और वो और नेगेटिव चार्ज देगा तो क्या होगा, कंपाउंड डिस्टेबलाइज हो जाएगा। थर्ड केस में देखते हैं क्या है, कुछ ऐसा कंपाउंड है, CH3 है, यहाँ पे CH2H है, तो ये कंपाउंड इधर जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। ओके, तो कुछ ऐसा बनेगा CH3 माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, ये भी डिस्टेबलाइज कर रहा है ऐसे, डिस्टेबलाइज बाय प्लस आई इफेक्ट। ओके, बट तब इससे हमको ये क्लियर हो गया कि ए में ऐसा कोई डिस्टेबलाइजेशन फैक्टर नहीं लग रहा है,
तो ए ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू बी एंड सी। अब बी और सी में हम कैसे कंपेयर करेंगे, ये जो है सिस है, तो सिस में जो होता है ज़्यादा डिस्टेबलाइज करता है, सिस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देता है एज कम्पेयर टू ट्रांस, ट्रांस में उतना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता है, थोड़ा सा स्टेबल करता है। तो बी जो हो, सी जो है ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू बी, क्योंकि ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सिस। यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रांस इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल देन सिस। ओके, इसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव एंड स्टेरिक। इसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव एंड स्टेरिक। कल हम बात करेंगे ब्रेड्स रूल के बारे में। किसके बारे में? ब्रेड्स रूल के बारे में, क्या होता है। ओके, थैंक यू।